वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शंस के हवाले से। एक तरफ तो अगर फरवरी 8 को अब लग रहा है कि मुल्क में इलेक्शंस हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब आहिस्ता आहिस्ता सब जो सियासी जमातें हैं वो हमें फील्ड में उतरती हुई नज़र आ रही हैं। कोई टिकट्स बांटने में मसरूफ़ है, किसी के कैंपेनिंग जो है वो शुरू हो चुकी है। जो एक कुछ अर्सा पहले हम बात करते थे गैर यकीनी का सा माहौल है, लोग हर वक्त ये सवाल पूछते हैं कि फरवरी 8 को इलेक्शन होंगे कि नहीं, ये माहौल अब तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। मगर इस सारे माहौल में भी जहाँ कुछ जमातें जो हैं वो अभी भी शिकायत कर रही हैं कि उनके साथ ज़्यादती की जा रही है या उनको एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं नज़र आ रहा, वहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि एक ही अब जमात है जो शायद बार बार ये कह रही है कि वक्त पर इलेक्शन करना मुनासिब नहीं होगा, और ये जमात है जमीयत उलमा इस्लाम। कहा जा रहा है कि उनके हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा में अब एक तासुर है, या तासुर से ज़्यादा की भी हम बात कर सकते हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा ऐसे हमले हुए हैं JUIF के लीडर्स पर जिनसे उनके लिए अब कैंपेन करना खैबर पख्तूनख्वा में आसान नहीं लग रहा, और इसकी शिकायत जमात भी कर रही है। अभी पिछले दिनों में भी ये इत्तला आई कि मौलाना फजल रहमान साहब का जो एक काफ़िला था वो गालबन उन गाड़ियों में मौजूद तो नहीं थे, मगर उनके ही इस्तेमाल की वो गाड़ियां थी, उनका काफ़िला एक जा रहा था, उस पर भी फायरिंग की गई। दो अतराफ से कहा जा रहा है फायरिंग की गई, और जो सेक्रेटरी दाखिला है उन्होंने इस वाक़े का न सिर्फ नोटिस लिया है बल्कि रिपोर्ट भी तलब कर ली है। वजारत दाखिला ने ऑब्वियसली एक से ज़्यादा मरतबा ये कहा है कि सबको मुकम्मल सिक्योरिटी देने की कोशिश की जाएगी। अब इससे पहले जो जमीयत उलमा इस्लाम के हम्दुल्ला साहब हैं उन पर भी हमला हो चुका है, जिसमें वो शदीद ज़ख्मी हुए। एक हमला जमात की इवेंट पे भी हुआ जहां बहुत हाई डेथ टोल गया। इसी वजह से कहा जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो बार बार जिक्र कर रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होंगे। गुज़िश्ता दिनों भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने इस कस्म की ही बात दोहराई। उन्होंने कहा इलेक्शंस नहीं हो सकेंगे, इंतखाबात कुछ दिन मौखर हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, और उन्होंने कहा कि ये उनकी दरख्वास्त है इलेक्शन कमीशन को, इस पर बात करनी चाहिए या गौर करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि नई हुकूमत जून में बजट नहीं दे सकेगी, इलेक्शन में जाना चाहते हैं लेकिन माहौल भी होना चाहिए, मौजूदा हालात में कैसे इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। ये बातें ऑब्वियसली जो ये फायरिंग का वाक़या हुआ इसके बैकग्राउंड में उन्होंने की है। ये जो सारा मामला है इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है इमरान मुर्तज़ा साहब, रहनुमाए जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप। वेलकम टू द शो सर। जी कामरान साहब, मौलाना साहब बार बार सर ये बात कर रहे हैं कि इलेक्शंस वक्त पर नहीं होने चाहिए। सर ये तो सही बात है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो इस वक्त है, और ख़ास तौर पे जिस तरह आपकी जमात को टारगेट किया गया है, तो खदशात तो जमात के मौलाना साहब के सामने आ रहे हैं। बट सर चंद दिनों के लिए अगर इलेक्शंस मौखर भी हो जाएंगे तो उससे ये जो आपको टारगेट किया जा रहा है, ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, इसके बेहतर होने के कितने चांसेस हैं? देखिए, वक्त पे तो इलेक्शन शायद अब भी नहीं हो रहा है। वो जितने दिनों में होने चाहिए थे इलेक्शन उतने दिनों में नहीं हुए। हमारा पहले से मौक़िफ़ दो अकाउंट्स पे जो इलेक्शन के हवाले से 8 फरवरी की डेट पे हम जो है वो एग्री नहीं कर रहे थे, एक सर्दी की वजह से और एक सिक्योरिटी की वजह से। सर्दी की सूरत हाल तो यकीनन तब्दील नहीं होगी। आप देख रही हैं कि इसमें सर्दी की सूरत हाल जो है वो इन इलाक़ों में खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में वो ऐसी है कि जिसमें शायद मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम होंगे और ये लॉजिस्टिक के इश्यूज़ आएंगे। दूसरा इशू ये है कि आप माहौल बनाते हैं इलेक्शन का, और ये माहौल जो है वो तमाम पार्टियों के लिए इक्वली जो है ऐसा माहौल होता है कि जिसमें वो खुल के इलेक्शन के लिए कैंपेन कर सकें। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान वाहिद सियासी जमात है जिसके लिए ये माहौल नहीं बनने दिया जा रहा। दूसरों को और शिकायतें यकीनन हो सकती हैं। सर इसकी वजह क्या है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे यहाँ पूछना चाहूँगी। वजह तो माहौल कौन नहीं बनने दे रहा, और क्यों आपके ख्याल में ख़ास तौर पे JUI के लिए नहीं बनने दिया जा रहा? देखिए, इसमें जो दहशतगर्दी में जो कुव्वतें इन्वॉल्व हैं
उनकी किसी के साथ ऐसी दोस्ती यकीनन हो सकती है जिसमें उनको जमीयत उलमा इस्लाम से तकलीफ़ पहुँचे, और वो आप थोड़ा सा जहन पे ज़ोर डालें तो आपको ख़ुद ब खुद समझ में आ जाएगी कि वो क़ुव्वतें किन के साथ जो है पहले से इकट्ठी रही हैं या एक दूसरे को फैसिलिटेट करती रही हैं। हमारे लिए जो है बहुत बड़ी मुश्किलात पैदा की गई। बाजोड़ का सानिया आपको याद होगा, उसमें 80-85 लोग जो है वो शहीद हुए, 200 लोग ज़ख्मी हो गए। हमदुल्ला वाला वाक़या याद होगा, अकबर तरीन वाला वाक़या याद होगा, और तकरीबन जो है ना इक्का दुक्का वाक़या डेली हो रहे हैं। कल जो है DI खान में 5 लोग शहीद हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के। मैं 3-4 दिन पहले ख़ुद DI खान के इलाके से आ रहा था, रात मिडनाइट थी, और जब मैं उस DI खान के इलाके से निकला हूँ तो मुझे मैसेज आया कि जी फ़लाँ चौकी पे हमला हो गया। तो ये सारे मसाइल जो है ना वो चल रहे हैं, और ये सिर्फ DI खान पे नहीं है, ये मियाँ वाली से आगे शुरू होता है, और मियाँ वाली से लेके वो जोब तक का एरिया जो है वो इसी तरह से मुसलसल डिस्टर्ब है, जहाँ पे कोई जो है वो ये चांस नहीं ले सकता कि कैंपेन के लिए खुलेआम चला जाए। और जब इलेक्शन का माहौल होता है उसमें आप ये नहीं कर सकते कि अपनी हिफाजत करें या लोगों के साथ मिलें ना, और अगर कोई नहीं मिलता तो यकीनन ये उसकी डिस्क्वालिफिकेशन होती है, ये उसका तकब्बुर और उसका गुरूर समझा जाता है। तो हमारे लिए बहुत बड़े मसाइल पैदा कर दिए गए। नहीं सर, बट ये इसीलिए तो मैं आपसे ये पूछ रही हूँ ना कि सर चंद दिन अगर मौखर हो भी जाएगा तो उससे सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होने की तो कोई गारंटी नहीं है। या आप मतलब कि जमात जो है वो अब ये कहे कि जी जब तक सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर नहीं होती इलेक्शंस ना करवाएं, बट चंद दिन से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ये जो सिक्योरिटी सिचुएशन है इस पर। देखिए दो तरह के मसाइल दरपेश हैं, और दोनों मसाइल जो है शायद इंटरकनेक्टेड भी हैं। सिक्योरिटी के अदारे जब कोई कार्रवाई करते हैं उनके ऊपर भी मौसम की शिद्दत का असर होता है। तो मौसम जो है ना दिन थोड़े से बड़े हो जाने दीजिए, हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप जो है ना 3-4 मार्च से आगे ले जाइए, हम ये चंद दिनों की बात करते हैं जिसमें दिन कुछ थोड़े से बड़े हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन सर्दियों में ज़्यादा ख़राब होती है, गर्मियों में बेहतर हो जाएगी, आप उसको मौसम से लिंक कर रहे हैं। निस्बतन मूवमेंट जो है वो सिक्योरिटी के अदारों की वो बेहतर हो जाया करती है। उनको भी जो है वो अपने उन इलाकों में जहाँ पे डिस्टर्ब है सूरत हाल, वहाँ पे मूवमेंट करने में आसानी हो जाती है। वो आसानी के साथ जो है वो हर जगह पे जा सकते हैं, ये उनके लिए भी बेहतरी आ जाती है, और हमारे लिए भी जो है वो निस्बतन आसानी हो जाएगी। अगर चंद दिन का आगे पीछे फ़र्क पड़े, इससे ज़्यादा कम फ़र्क नहीं चाहते, क्योंकि 8 मार्च से आगे मामला शायद नहीं जा सकते, क्योंकि सेनेट जो है वो 8 मार्च को आधा रिटायर हो जाएगा। नहीं तो सर माफ़ करिएगा, बट फिर सर ये तो कोई और ही वजह लग रही है ना, बिकॉज ये कह देना कि सिक्योरिटी की सिचुएशन ठीक नहीं है, इलेक्शंस को कुछ दिन के लिए मौखर कर दें मगर 8 मार्च से पहले करवा दें, तो सर इसमें फिर सिक्योरिटी सिचुएशन के इम्प्रूवमेंट की तो कोई गुंजाइश एज सच मुझे नज़र नहीं आती, बिकॉज एज सच तो कोई प्लान भी सामने नहीं है ना कि 8 मार्च अगर जैसे आप कहें कि जी 1 मार्च को करवा लें, सिक्योरिटी सिचुएशन शायद हो सकता है ऐसी ही हो जैसी आज है। मासवा इसके कि हम चांस लें, और मौसम के हवाले से चांस लें कि जब मौसम खुल जाएगा और उस खुले हुए मौसम में सिक्योरिटी के तारे बेहतर कार्रवाई कर पाएंगे। इसके अलावा हमारे पास भी इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर चूंकि उसके बाद एक और कॉन्स्टिट्यूशनल बहरान जो है वो सामने नजर आ रहा है, चूंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक दस्तूरी बहरान फिर नज़र आ रहा है, तो इसलिए जो हम कहते हैं कि इससे आगे बहरहाल न जाया जाए ताकि कोई नया बहरान ना पैदा हो। अच्छा सर ये बताइएगा कि ये जो अब ऑब्वियसली सिक्योरिटी का मसला जमात को है तो सही खैबर पख्तूनख्वा में, सर क्या इसका ताल्लुक है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ये फैसला किया है कि वो पिशीन से भी इलेक्शन लड़ेंगे, वहाँ आपकी जमात को इस तरह का सिक्योरिटी थ्रेट हम कह सकते हैं नहीं है? इज़ दैट ये जो फैसला हुआ है कि वो पिशीन से इलेक्शन लड़ेंगे, क्या इसका ताल्लुक भी सिक्योरिटी सूरत हाल से है? पशीन जो है वो कोयटा से नज़दीक है और निस्बतन जो है वहाँ सूरत हाल जो है वो आसान है। वैसे भी कौमी सतह के लीडर्स जो है वो मुख्तलिफ सूबों से इलेक्शन लड़ते हैं, और 2 सूबों में चूँकि हमारा असर ऐसा है कि जिसमें हम जो है वो अपने डिमांस्ट्रेट करके बता सकते हैं, तो एक उन्होंने आबाई सीट रखने का फ़ैसला किया है, दूसरा पशीन की सीट, कि अगर वहाँ मूवमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो वहाँ पे अल्टरनेटिवली जो है वो पशीन जो है वो हमारे लिए एक आसान हदफ होगा। तो वो जमात ने फ़ैसला किया कि वो उनको फिर ये सीट जो है फिल वक्त दी जाए।
सर ये भी कहा जाता है, कुछ लोगों का ख्याल है कि आपको शायद ख़दशा है कि DI खान से जीतना मुश्किल होगा, और शायद सो ये एक पॉलिटिकल फ़ैसला है इन द सेंस कि पेशीन की सीट सिक्योर करना गालबन आसान रहे बनिस्बत ये कि DI खान से जीतें, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में बहुत मजबूत हो चुकी है इंसम। ये भी एक कंसिडरेशन है आपके लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो उसकी जो अरूज का टाइम समझिए जिसमें वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिली हुई थी, 2018 का इलेक्शन, उसका भी जब नतीजा आया था तो उसके अपोजिशन लीडर हम रहे हैं 5 साल। बलूचिस्तान का जो नतीजा आया उसके भी अपोजिशन लीडर जो है वो हम रहे हैं। तो गवर्नमेंट इन वेटिंग जो है वो JUI की थी। तो जब JUI इस ताकत में 2018 के इलेक्शन के बाद भी थी, तो आज मेरा ख्याल है हालात बहुत फ़र्क पड़ गए हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो उनके लिए जो है ना सारे रास्ते खुले हुए हैं या वो हमारा मुकाबला कर पाएंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं है। मगर एक कौमी सतह के लीडर के लिए बाज़ औक़ात ही ऐसा हुआ करता है कि उसको एक सूबे की बजाय 2 सूबों से इलेक्शन लड़वाया जाए। आपने कहा कि हारने का चांस, हारने और जीतने का चांस जो इलेक्शन में उतरता है उसके लिए हर सीट पे हारने और जीतने का चांस होता है। तो आप बड़े लीडर्स के लिए वो अल्टरनेट रखते हैं। अच्छा सर, कोई असेसमेंट आपकी जमात की कि आप कितनी सीट्स देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा से नेशनल असेंबली की? कोई एम, कोई असेसमेंट? ये जो हमारी असेसमेंट है 2 सूबों से एटलीस्ट। हालांकि इस दफ़ा जो है ना हम समझते हैं कि सिंध से भी और कुछ शायद पंजाब से भी, मगर तकरीबन 50 के लगभग जो है ना वो सीटें हम एक्सपेक्ट करते हैं। सर ये 50 नेशनल असेंबली की सीट्स आप एक्सपेक्ट करें खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से? जी इंशाल्लाह। सर इफ़ आई मे, तो इनमें से कितनी आप खैबर पख्तूनख्वा से एक्सपेक्ट करें? इसमें मेजॉरिटी जो है खैबर पख्तूनख्वा से कर रहे हैं हम एक्सपेक्ट। और वैसे तो बलूचिस्तान की टोटल जो जनरल सीटें हैं वो 16 सीटें हैं और 4 ख्वातीन की सीटें हैं। इसी तरह से जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो इससे तकरीबन जो है ना वो हम दुगनी सीटें जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सीटें हम बलूचिस्तान से लेंगे उससे कम से कम हम दुगनी सीटें जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में हासिल कर पाएंगे। सिंध में हमारी पोजीशन बेहतर है, पंजाब में जो है ना कुछ सीटों पे जो है वो हम निकाल पाएंगे। तो मिल मिला के जो अंदाज़ा ये है कि 50 के लगभग सीटें जो है वो निकाल पाएंगे। अच्छा, यानी कि आपका अंदाज़ा ये है कि नेशनल असेंबली में आपकी प्रेजेंस जो होगी वो 50 के करीब होगी? 50 के करीब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त। नज़रीन यहाँ पे लेते एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। स्टे विद अस। If you commit murder, you can come back and test election. But if you just forget to write something in the form, you would be out forever. So how does one reconcile? It's a matter of interpretation. Yes, the conditionalities that were imposed to exclude people from this, I mean, the degree situation, thankfully it wasn't there when the Qaid was around, because he would have been disqualified. वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के हिस्से में हम जिक्र करेंगे सुप्रीम कोर्ट का जो नाअहली वाला मामला है। ऑब्वियसली हमारी सियासत में इसका एक बहुत अहम पहलू भी रहा है। उस केस के हवाले से आज समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की सरबराही में 7 रुकनी जो एक बेंच था उसने केस की समाअत की। बहुत से जो सवाल थे वो सब जजेस ने उठाए इस मामले पर। ये जो लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आर्टिकल 62 और 63 में क्या फ़र्क है। अटॉर्नी जनरल इस पर बोले कि आर्टिकल 62 जो है वो मेंबरान की अहलियत, जबकि 63 नाअहली से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 62 में नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं है, बल्कि ये अदालत के कुछ फैसले हैं जिनकी वजह से ये मुद्दत या सामने आई है। उन्होंने कहा ये जो ताहयात नाअहली है, जब तक अदालती डिक्लेरेशन मौजूद होंगी ये रहेगी। चीफ जस्टिस ने इस पर कहा कि इलेक्शन एक्ट भी तो लागू हो चुका है और उसको किसी ने चैलेंज नहीं किया। मंसूर अली शाह साहब ने भी सवाल किया कि एक शख्स को अगर सज़ा मिल गई है तो बात ख़त्म क्यों नहीं हो जाती। ऐसा कैसे हो सकता है कि सज़ा काट लेने के बाद भी आप कभी भी इंतखाबात ना लड़ सकें।
आइन में हर सज़ा की मुद्दत है, उन्होंने ये कहा। ये जो केस था, इस तरह की गुफ्तगू जब हुई और उसके बाद 4 जनवरी तक उसको मौखर कर दिया गया, मुलतवी कर दिया गया, अब उसकी दोबारा हेयरिंग्स होगी। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मरियम नवाज साहिबा, सहाफ़ी हैं, सुप्रीम कोर्ट को कवर करती हैं। वेलकम टू द शो मरियम साहिबा। जी बताइएगा, ये क्या प्रोसीडिंग्स आज हुई? जजेस के रिमार्क्स तो बहुत दिलचस्प लगते हैं, कुछ हम कह सकते हैं कि उससे इंडिकेट हो रहा है कि वो क्या सोच रहे। देखिए, आज की जो प्रोसीडिंग थी वो अहम थी और जाहिर है उससे ये बात तो क्लियर हो गई कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी सूरत 62(1) की तशरीह अब ताहियात नाअहली नहीं चाहती। यानी सुप्रीम कोर्ट ये चाहती है कि जो उन्होंने फैसला दिया इससे पहले 5 रुकनी बेंच ने 2017 में गालिबन के जो 62(1) है आइन का आर्टिकल, उसके तहत नाअहली की मुद्दत ताहियात होगी। अब सुप्रीम कोर्ट उसको रोल बैक करना चाह रही है और वो चाह रही है कि ये डिक्लेरेशन जो है वो किसी तरह से खारिज हो जाए और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट सेट किया था ताहियात नाअहली का, उसको अब खत्म किया जाए। तो आज की प्रोसीडिंग से जो सवालात किए गए उनसे ये वाज़ेह भी हो गया। जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात बड़े पर्टिनेंट थे। उन्होंने कहा कि जो ये आर्टिकल 62(1) है, इसके अंदर जो नाअहली की मुद्दत है उसका तयन कैसे किया जा सकता है कि वो ताहियात होगी। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर कत्ल या दीगर जो संगीन जराइम है उनके तहत नाअहली की मुद्दत अगर 5 साल है या 3 साल है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि झूठ बोलने की बुनियाद पर किसी की नाअहली ताहियात हो। तो जाहिर है चीफ जस्टिस कादी फरीसा ने भी 62(1) के अंदर जो 1985 में सदारती ऑर्डर के तहत शामिल की गई मुतअद्दिद शिकें, उन पर एतराज़ात उठाए। तो लगता कुछ ये है कि अदालत ताहियात नाअहली तो खत्म करेगी, लेकिन उसके साथ ये भी तयन करेगी कि जो मार्शल लॉ के जमाने में सदारती ऑर्डर्स के साथ आइन में रद्दबदल किया गया, उससे मुतालिक भी अदालत से अहम ऑर्डर्स आ सकते हैं। तो ये केस जाहिर है जल्द ही डिसाइड होना है, क्योंकि मरियम साहिबा मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। ये बताइएगा कि ये जो आपने जिक्र किया कि मार्शल लॉ के जरिए अमेंडमेंट्स हुई, बट ये जो इस वक्त आइन के अंदर ये शिकें मौजूद हैं, 18th अमेंडमेंट में सियासी जमातों ने फैसला किया कि इनको हम इसी तरह आगे लेकर चलेंगे। मतलब कि दिस इज नॉट, वी कांट से कि ये वो आइन है जिसमें जनरल मुशर्रफ ने तब्दीली की और फिर वो चल रहा है, क्योंकि इसके बाद तो 18वीं तरमीम हुई, जमात पॉलिटिकल पार्टीज ने कंसेंसस से फैसला किया और उस कंसेंसस का हिस्सा था कि 62, 63 को इसी तरह हम आइन का हिस्सा रखेंगे। देखिए, ये जिक्र आज अदालत में भी हुआ था और ये मामला भी जजिस के बिल्कुल सामने है कि जाहिर है 18वीं तरमीम के अंदर इन शिकों को बरकरार रखा और सिर्फ 1985 के बाद मुतअद्दिद बार मुंतखब हुकूमतें भी आई और उन्होंने इन शिकों को उसी सूरत में बहाल रखा है। तो अदालत ने ये भी देखना है, लेकिन इस वक्त जो अदालत के सामने क्वेश्चन है वो ये है कि 62(1) के अंदर जब नाअहली की मुद्दत दर्ज नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ये कैसे तय कर सकती है कि 62(1) के तहत नाअहली ताहियात होगी। और जिन शिकों के ऊपर ये फैसले सुनाए गए सुप्रीम कोर्ट से कि 62(1) के तहत ताहियात नाअहली बनती है, वो इंसानी किरदार के बारे में है। वो इस बारे में है कि क्या कोई शख्स सादिक और अमीन है, क्या वो इस्लामी इंजंक्शंस को पूरी तरह से फॉलो करता है या नहीं। और आज चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ तो एक तरह से वाज़ेह हो गया कि उन्होंने ये कहा कि कोई भी शख्स हल्फिया ये नहीं कह सकता कि वो कभी झूठ नहीं बोलता या उसने कभी कोई इस्लामी तालीमात में से किसी की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो उन्होंने कहा कि ये मुमकिन ही नहीं है कि इस तरह का कोई भी शख्स हो। तो अगर ये अहलियत और नाअहलियत के मयार हैं तो इनको बरकरार कैसे रखा जा सकता है। तो जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के सामने अब ये देखना होगा कि अगर आइन की ये वायरीज चैलेंज नहीं हुई है तो कैसे सुप्रीम कोर्ट उनका तयन करती है, या फिर अपने आप को सिर्फ अपने ही फैसलों तक महदूद रखेंगे। तो ये सारी चीजें, ये सारी कंडीशंस कोर्ट के सामने है भी। और जब ये नेक्स्ट हियरिंग के ऊपर केस टेकअप अच्छा होगा, मरियम साहिबा तो ये बताइएगा, हाँ बिल्कुल मरियम साहिबा ये बताइएगा कि कल को आज अगर ये फैसला आ जाता है, जैसे आप कह रहे हैं जजेस का मूड जो है उससे नजर, या हम एक इम्प्रेशन तो गेज कर सकते हैं कि किस तरह मामला जा रहा है, तो क्या ये भी हो सकता है कि चंद साल के बाद एक और बेंच आए और फिर वो इस लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन को रेजरेक्ट कर दे? अगर ये जजेस ने ही फैसला करना है तो क्या इसको रिवर्स भी किया जा सकता है फिर? देखिए, बिल्कुल किया जा सकता है। और वो इस तरह के अगर
सुप्रीम कोर्ट एक बार ये रिवायत बनाएगी कि अपने दिए हुए पुराने फैसलों को इस तरह एक बेंच बना के उनको रोल बैक किया जाएगा, तो आज 7 रुकनी बेंच है, कल को 9 रुकनी बेंच बना के इन फैसलों को भी जो है वो वापस किया जा सकता है या इनके असर को भी खत्म किया जा सकता है। तो जब अदालतों में एक बन जाती है नजीर, तो उसको आइंदा भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ओवरऑल ये अदालतों के लिए एक अच्छी एग्जाम्पल नहीं है। अगर पहले ताहियात नायेली को तय किया गया था, उस वक्त भी नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन अगर अगले जजेस आके जो ये समझते हैं कि उनके पुराने साथी जजेस ने ठीक फैसले नहीं किए और उन फैसलों को वो इस तरीके से वापस करेंगे, तो मुस्तकबिल में भी आके कोई ये कह सकता है बिल्कुल कि इन जजेस का फैसला ठीक नहीं था, और अब जो वो ये जो तमाम फैसले इनको साइड पे करके दोबारा से ताहियात नायेली को बहाल करते, तो एक दफा मिसाल कायम हो गई तो जाहिर है वो मिसाल आइंदा भी इस्तेमाल हो सकेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। राजीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे वजीरिस्तान के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से, और जो वाक़या हुआ है शुमाली वज़ीरिस्तान में। शुमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में एक वाक़या पेश आया। मंगल के दिन एक खेत से 6 लाशें बरामद हुई हैं। कहा यह जा रहा है कि ये छः की 6 लाशें जो हैं ये हज्जामों की हैं, जो वहाँ के ज़िले पुलिस के सरबराह हैं, DPO। उनका कहना है कि शुबा यह है कि रात को इन्हें कत्ल कर दिया गया और लाशों को इन खेतों के अंदर फेंक दिया गया। अभी तक मगर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी शनाख्त नहीं हुई, क्योंकि उनके जो शनाख्ती कार्ड है वो बरामद नहीं हुए। पुलिस अब बकौल उनके अभी इस सारे मामले की तफ्तीश कर रही है। कुछ ये भी कहा जा रहा है कि ये सब जो हैं ये गैर मुकामी लोग लग रहे हैं, शायद कहीं और से आए थे और यहाँ काम करते थे। कुछ र्यूमर्स भी हैं कि कुछ दुकानों में ये काम करते थे जहाँ से कहा जा रहा है कि ये हज्जाम थे। मगर अभी कोई तफसील सच या हतमी जो वो फाइंडिंग्स हैं वो सामने नहीं है। और इसके साथ हम ये भी जिक्र करेंगे जो एक रिपोर्ट हुकूमत की तरफ से सेनेट में पेश की गई है, जिसमें कहा गया है कि मई 2022 से लेके अगस्त 2023 तक जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो 1500 से भी ज़्यादा हुए हैं, और उसके अंदर 600 के करीब जो है लोग वो शहीद हुए हैं। इस सारे मामले पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टीपू साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, माहिर हैं सिक्योरिटी अफेयर्स के, बहुत गहरी नज़र रखते हैं हमारे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स पे। वेलकम टू द शो सर। सर, ये क्या वाक़या है? 6 हज्जाम भी हैं, शनाख्ती कार्ड्स भी नहीं है एक वक्त में। आई मीन लोकल कोई तफसीलात नहीं है कि ये लोग कहाँ से आए, क्या हुआ, कुछ तफसील बताएं हमें। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है नॉर्थ वज़ीरिस्तान की, और ख़ासकर जो पुलिस है, तो वो यानी पूरे दिन जब हम उनसे रब्ता करते थे तो वो आइडेंटिफिकेशन का इशू चल रहा था कि अभी तक वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि NIC वगैरह कुछ भी नहीं है। वो जो डेड ये कैसे पता है कि हज्जाम है मगर उनकी ID कार्ड नहीं मिल रहा है, आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही, मगर ये सबको मालूम है कि 6 के 6 हज्जाम थे। फिर कुछ लोकल जो लोग हैं, जो मकामी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ये लोग जो थे यहाँ पे वो हजामत कुछ बार्बर शॉप्स वगैरह मिरली बाजार में, तो ये यहाँ पे, और मौसकी एक गाँव है वहाँ पे, तो कहते हैं कि वहाँ पे भी थे इनके दुकानें वगैरह। तो एक ये वर्जन आ रहा है। अभी जो यहाँ आने से पहले यानी ऑफिशियल से बात हुई तो उसमें ये कि वो कह रहे हैं कि हाँ आइडेंटिफिकेशन हुई है, उन्होंने पूरे नाम वगैरह भी शेयर किए हैं, उनकी वल्दियत वगैरह भी। अच्छा। और वो क्लेम कर रहे हैं कि डेरा गाजी खान से उनका ताल्लुक है। अच्छा, 6 के 6। और अभी हमने जो इनकी फैमिलीज हैं उनसे वो रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आएँ और मज़ीद यानी आइडेंटिफिकेशन में वो हमें यानी पहचानने में मदद करें। तो ये इतलात, लेकिन किसने मारा है, और फिर ये भी जिस तरह आपने इंट्रो में बात की कि ये भी कुछ इस तरह के खदशात हैं कि हो सकता है कहीं और पे इनको कत्ल किया गया और उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो डंप यहाँ पे हुई हैं। तो ये अजीब से यानी कंफ्यूजन है अभी भी। लेकिन मेरे ख्याल में आपकी बातों से मुझे ये समझ आ रहा है कि अभी भी कांट इवन भी 100% श्योर कि ये वो वहाँ काम कर रहे थे दुकानों में, जैसे आपने जिक्र किया, या ये कंफर्म्ड है? ये तो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन वो इस चीज को कंफर्म कर रहे हैं। अभी उन्होंने ये कंफर्मेशन भी दी है कि इनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से। अच्छा, ये भी कंफर्म? बिल्कुल, इनके नाम और इनकी वल्दियत वो चीजें भी उन्होंने वो शेयर की हैं। सही, अच्छा, ये भी एस्टैब्लिश हो गया, ये भी एस्टैब्लिश। और कह रहे हैं कि हम इस प्रोसेस में कि इनके फैमिली जो उनको कांटेक्ट करके और वो कर लें। और ये वाकयात यानी यहाँ पे जो सिर्फ वज़ीरिस्तान नहीं बल्कि पूरा जो साउथ KP या फिर बाकी मुल्क में, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हम जो तशद्दुद की एक लहर है 2023 में हमने बहुत पीक पे वो चीज़ देखी।
और जो मामलात यहाँ पे लग रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2024 में भी, यानी अल्लाह न करे लेकिन वो इस तरह हैं कि ग्राउंड पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो अच्छा सर, बट ये बताइएगा, कमिंग बैक टू दिस इंसिडेंट, क्योंकि तशद्दुद का ये वो तो हमें नज़र आ रहा है कि क्या ये जब पहले भी सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ कोर्स वजीरिस्तान में बहुत ख़राब रही है आज से 10 साल पहले, क्या इस तरह की टारगेटेड किलिंग के वाक़यात तब सुनने में आए, देखने में आए, जिससे अगर ये एक टारगेटेड किलिंग का वाक़या है, अभी तो हम गेस वर्क ही कर रहे हैं, बट ऑब्वियसली अगर ये है तो क्या इज दिस ऑल्सो समथिंग जो हमने माजी में देखा हुआ है? माजी में बलूचिस्तान में हमने देखा है। जी बलूचिस्तान में तो अभी भी ये वाक़यात लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में या कबायली इलाके में, क्योंकि वहां पे कार मैकेनिक्स, ये हजाम और ये लोग वहां पे आते थे, और यानी जो नॉन लोकल्स थे, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के बाकी अजला से हो या पंजाब से हो, कराची से भी लोग वहां पे आते थे, लेकिन इस तरह के वाकयात हमने नहीं देखे। तो ये हमारे लिए भी अनप्रेसिडेंटेड है। हाँ, कुछ वाकयात हुए थे जो यानी मकामी जो तालिबान है उनकी तरफ से माजी में, तो उसमें वो लोग ये एक्यूज करते थे कि ये लोग स्पाइंग कर रहे थे अमेरिकन के लिए, ड्रोन अटैक्स इनकी वजह से होते थे, वो उस तनाजुर में। उसके अंदर तो फिर सब ही मतलब कि लोकल भी मारे जाते थे, मकामी लोग भी उसमें वो भी मारे जाते थे, बाकी खैबर पख्तूनख्वा के इजला से लोग भी मारे जाते थे, और पंजाब से भी, कराची से भी। लेकिन इस तरह का जो वाकया है तो ये अनप्रेसिडेंट है, और ये पहली दफा यानी हम देख रहे हैं कि इस तरह यानी एक पूरे ग्रुप को जिसका ताल्लुक पंजाब से मकामी नहीं है, उनको टारगेट किया गया है, और वो डीपीओ के मुताबिक बिल्कुल पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनको वो टारगेट किया गया। और वो डेड बॉडीज, वो तस्वीर से भी ऐसे ही लग रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन स्टाइल हम कह सकते हैं। बिल्कुल एग्जैक्टली, कि कहीं पे उनको ले जाके बड़े करीब से उनको कत्ल करके फिर वहां पे उनकी बॉडीज जो है वो रख दी गई हैं। लेकिन कंफ्यूजन अभी भी है मेरे ख्याल में वहाँ पे जो अथॉरिटीज़ है, खासकर पुलिस, उनकी तरफ से इस पे कि क्योंकि हर बंदा, वो आप सोशल मीडिया पे भी देख रहे हैं कि लोग सवालात पूछ रहे हैं, तो गवर्नमेंट को एक क्लैरिफिकेशन के साथ आना चाहिए। और खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है, वो जो तर्जुमान बने, जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है दिल्ली, उनकी तरफ से जो सियासी मामलात पे प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है पूरे घंटे तक, लेकिन इस हवाले से वहाँ भी मुकम्मल खामोशी है। सर ये बताएं, ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन, उस पर हम आपसे बात तो करते रहते हैं, पिछले 24 घंटे में भी वाक़या हो चुका है, सिक्योरिटी सिचुएशन के हवाले से कितनी तवज्जो दी जा रही है? कोई ऑब्वियसली क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मीडिया की जो तवज्जो है वो तो पॉलिटिक्स पे चली जाएगी, सियासत पे चली जाएगी, इलेक्शन। मौलाना साहब तो अभी भी कह रहे हैं कि आप इलेक्शन नहीं करवा पाएंगे, तो व्हाट इज द सिक्योरिटी सिचुएशन लाइक? हाँ बिल्कुल, मीडिया तो जो या गवर्नमेंट की भी तो वो इलेक्शन की तरफ, और जो बाकी सियासी मामलात हैं उनकी तरफ ज़्यादा है। और दूसरा ये कि क्योंकि जो मेन लैंड पाकिस्तान है, यानी वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं हो रही वायलेंस की, तो वो ऐसे इलाके में हो रही हैं कि वहाँ पे मीडिया कवरेज, वो मीडिया भी यानी वो रेटिंग वो चीज़ें नहीं दे रही है अगर वहाँ पे ज़्यादा कवरेज दे, लेकिन वहाँ पे वाक़यात हो रहे हैं और डेली के हवाले से हो रहे हैं। आपने अभी सेनेट की जो रिपोर्ट वो की कोर्ट, उसमें भी यही बात है, और जो हमारे एस्टिमेट्स है वो उससे भी ज़्यादा है। जो आप अगर पूरा उनका निकालें तो वो हो रहे हैं। और सिर्फ ये नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा में, तो ये बलूचिस्तान में भी, और फ्यूचर में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ तंजीमें हैं, TJP तहरीक जिहाद पाकिस्तान, जिन्होंने मियांवाली एयरबेस पे हमला किया था, कि उनकी तरफ से जो मैं यानी खुदा न खास्ता कराची, लाहौर, उनकी तरफ वो अपने ऑपरेशंस ना बढ़ा दें। तो मेरे ख्याल में कोई इंडिकेशंस, कोई सिक्योरिटी रिपोर्ट्स इस तरह की सामने आई है? ये उनका जो बिल्डअप है, उनकी जो कम्युनिकेशंस हैं, उनसे ये चीज़ वो लग रही है कि फ्यूचर में कहीं पे भी इस तरह का बड़ा वाक़या हो सकता है। और फिर ये होगा कि वो जिस तरह माजी में ऑपरेशन ज़रब से पहले हम चीज़ें देखते थे, बड़े बड़े हमले, तो खुदा न खास्ता ये दोबारा ये चीज़ें स्टार्ट ना हो। सर KP में कितना आपके ख्याल में जो इलेक्शन कैंपेन है उस पर फ़र्क पड़ा? एक जमात के तो क्योंकि वाक़यात इस तरह के हैं कि यहाँ हमें इस्लामाबाद में बैठे हुए भी नज़र आ रहे हैं, मौलाना फजल रहमान साहब, या मगर ANP की अगर बात कर लें, माजी में तो उनको भी बहुत टारगेट किया गया है। परवेज़ खटक साहब तकरीबन रोज़ ही खिताब फरमा रहे होते हैं, लगता है उनको कोई ऐसा इशू नहीं है। ANP के हवाले से मतलब कि कैंपेनिंग जो है, क्या वो कैन वी से, जैसे वो होता है ना कि इलेक्शन से पहले जो माहौल बनता है, पार्टीज मसरूफ होती हैं, क्या वो माहौल KP में आपको नज़र आ रहा है? मौलाना की तरफ से, यानी हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी तरफ से बड़ा वो एक कैंपेन भी होगा और मामलात भी इलेक्शन के हवाले से जल्द से जुलूस ये चीज़ें होंगी, लेकिन वो चीज़ ऐसा हम नहीं देख रहे। और वो एक रीज़न भी देते हैं कि सिक्योरिटी मामलात की वजह से, क्योंकि ऑलरेडी बाजौड़ में उन पे एक हमला हुआ था, उनके एक जलसे पे, मौलाना वो मौलवी हमदुल्ला पे भी मसूक में हमला हुआ था, तो वो उस चीज़ से भी वो एक यानी डर रहे हैं, एहतियात वो कर रहे हैं।
और दूसरा ये कि फ़लस्तीन के हवाले से मौलाना ने बड़े बड़े रैलीज तो किए हैं, वो पूरे मुल्क में तकरीबन किए हैं, लेकिन वहाँ पे एज वो जो एक ख़ास इलेक्शन का माहौल होता है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टी या इवन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी तरफ से भी लोकली जलसे जुलूस होते हैं, तो वो चीज़ ऐसा हम नहीं देख रहे। कॉर्नर मीटिंग्स वगैरह नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। ANP और परवेज खटक साहब कर रहे हैं, परवेज खट्टर साहब तो कर रहे हैं, एनपी की तरफ से भी यानी कैंडिडेट्स जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन उस तरह का वो जो बड़े पैमाने पे हमला के जिसमें सेंट्रल लीडरशिप इन्वॉल्व हो, वो कहीं पे जाके डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट वो जा रही होती है, कॉर्नर मीटिंग्स, छोटे जलसे, वो कुछ नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा। बिलावल भुट्टो साहब गए हैं यानी खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में गए, उन्होंने वहाँ पे जलसे किए, लेकिन उसमें जो आवाम की शिरकत थी वो इतनी वो ज्यादा नहीं थी जितना वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। एमल वली साहब, एमल वली साहब, हाँ, उनकी जो पार्टीज हैं या उनके कैंडिडेट्स हैं वो भी एक्टिव हैं, लेकिन वो जो सेंट्रलाइज्ड एक किस्म के वो जलसे जुलूस वाला माहौल है वो बहुत कम नजर आ रहा है। उसकी वजह सिक्योरिटी है या कुछ और है? सिक्योरिटी भी है, और फ्रैंकली अभी भी ये डिस्कशन वहां पे चल रही है कि इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, तो ये सबसे बड़ी एक कंफ्यूजन है। तो उसकी वजह से अभी भी वो जो कंफ्यूजन है उसकी वजह से भी सब ठंडे पड़े हुए हैं। वो ठंडे पड़े हैं। मौलाना साहब की तरफ से तो वो उन्होंने तो परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर मुझे या मेरी पार्टी के लोगों को कुछ हुआ तो मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वो ब्लेम करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में जो इलेक्शंस के हवाले से टिकट्स ऑफ कैंडिडेट्स और जो जोड़ तोड़ जिसको कहा जाता है वो हो रही है। वील टॉक अबाउट दैट, स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे रावलपिंडी का, वहाँ इलेक्शन 2024 के हवाले से क्या तैयारियां हैं, कौन से कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं। बहुत अहम शहर है पंजाब में, लाहौर के बाद रावलपिंडी में ही सबसे ज़्यादा नज़र होती है लोगों की कि यहाँ कौन जीत रहा है कौन नहीं। ऑब्वियसली शेख रशीद साहब बहुत क्लोजली लिंक होता है इनका नाम रावलपिंडी से, मगर इस वक्त उनका इरादा तो ये था कि वो 2 हलकों से खड़े होंगे अपने एज एन पार्टी के हेड एक, मगर उनके इस वक्त तक तो कागज़ जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। सो अब मालूम नहीं कि वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगे कि नहीं। ये अभी मामला कोर्ट्स में है। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी हनीफ अब्बासी साहब, चौधरी दानियाल, इंजीनियर कमरुल इस्लाम, ये भी उनके सीनियर पुरानी लीडरशिप है, वो हिस्सा ले रहे हैं। तहरीके इस्तेहकाम की तरफ से भी सरवर खान, फ़याज़ुल हसन चौहान साहब मैदान में उतरेंगे, और चौधरी निसार साहब PMLN से बहुत लंबा इनका ताल्लुक़ रहा, हमेशा रावलपिंडी से इलेक्शन लड़ते और जीतते रहे हैं। ये भी आज़ाद हैसियत में यहाँ से कंटेस्ट करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी उनके साबिक़ वज़ीर आज़म परवेज़ अशरफ साहब भी रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट से ही इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए हम बात करेंगे ताहिर साहब से, नुमाइंदा इन डॉन न्यूज़ रावलपिंडी। वेलकम टू द शो सर। जी ताहिर साहब बताइए, शेख रशीद साहब तो लग रहा है कि इस दफ़े इलेक्शन में हिस्सा ही ना ले सकें। जी देखिए, जहां तक अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह है शेख रशीद अहमद, 2018 में आप देखें कि ये PTI के इत्तेहादी थे तो इन्होंने सीट निकाली। इस दफ़ा उनके ऊपर जो एतराज़ात आयद किए गए, एतराज़ात आयद होने के बाद शेख रशीद अहमद इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जा चुके हैं। वहाँ पे उन्होंने आज एप्लीकेशन सबमिट भी की थी। इसके ऊपर 3 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया गया। अगर लाहौर के बाद रावलपिंडी की आप अगर बात करें तो रावलपिंडी के 7 हलके हैं और ये मरी से शुरू होते हैं, टेक्सला तक ये 7 हलके जाते हैं। इसमें हमेशा से पिंडी की तारीख में मुकाबला शेख रशीद का मुस्लिम लीग नून के साथ रहा है, लेकिन इस दफा जो अपेरेंटली लगता यह है कि शेख रशीद अहमद कमजोर विकेट के ऊपर हैं, क्योंकि उनके कागजात मुस्तरद हुए हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल में एप्लीकेशन भी दायर की गई है। बट सर ये बताइए, माफ करिएगा मैं आपकी बात काट रही हूँ, कि अगर शेख रशीद साहब जो हैं वो इलेक्शन लड़ने, उनके ये मसला, लीगल मसला हल हो जाता है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्ट के बगैर क्या वो यहाँ से अपनी सीट जीत सकेंगे? जी देखिए, शेख रशीद की अगर हम बात करें ना, तो शेख रशीद क्योंकि फर्जंदे रावलपिंडी है, उन्होंने पिंडी के वासियों के लिए बहुत ज्यादा काम किया, स्पेशली खवातीन या बच्चियों के लिए स्कूल कॉलेज के क्याम और उनके क्रेडिट पे जाता है, पिंडी की यूनिवर्सिटी उनके क्रेडिट पे जाती है। उस तरह उनका ग्राफ अब तो नहीं है, लेकिन यह है कि अगर PTI उनके साथ इलाक नहीं भी करती तो फिर भी शेख रशीद अहमद बज़ाहिर इस तरह लगते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर है। लेकिन इसके साथ अगर हम हनीफ अब्बासी को देखें तो हनीफ अब्बासी की भी पिंडी के लिए बहुत सी काम है।
रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, मेट्रो है, इसके बाद 2 और हॉस्पिटल्स उन्होंने बनाए। चांसेस तो क्या है? काम तो उन्होंने ऑब्वियसली बहुत किया हुआ है, बट चांसेस कैसे हैं हनीफ अब्बासी साहब को? ये बताइएगा कि चौधरी दानियाल के हवाले से पिछली दफे भी वो जीत नहीं पाए और पार्टी में से भी बहुत तनकीद हुई कि उनको टिकट दिया जा रहा है। गालिबन पिछली दफे भी ये मामला था, इस दफे भी। क्या विल ही बी एबल टू ओवरकम दीज इश्यूज? देखिए, अगर चौधरी दानियाल की बात की जाए ना, तो चौधरी दानियाल भी कैंडिडेट हैं, सजाद खान भी मुस्लिम लीग न्यून के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, क्योंकि चौधरी दानियाल वहां पे उनके सिर्फ घर में ना 5 टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। चौधरी दानियाल हैं, उनके साथ उनके भाई हैं, फिर उनके कजन्स हैं, उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूट। इधर सजाद खान NA 57 से, वो भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और लास्ट 2018 के इलेक्शन में सजाद खान सीट निकाल रहे थे, लेकिन आपको पता है कि RTA सिस्टम बैठ गया या कुछ और हो गया। लेकिन इस दफा दोबारा नून लीग के अंदर भी फूट पड़ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे एक MP है राजा हनीफ, उनको टिकट नहीं दिया जा रहा। अगर हम बात करते हैं तरीके इस्तेकाम पाकिस्तान की, तो फैजुल हसन चौहान यहाँ से एक वो कैंडिडेट है, आमिर कियानी है कैंट के इलाके से कैंडिडेट है, सरवर खान है टेक्सला के इलाके से। लेकिन चौधरी दानियाल, अब ये फैसला जो है ये होना है 12 जनवरी को फैसला हो जाएगा कि क्या चौधरी दानियाल को टिकट दिया जाएगा नून लीग का या सजाद खान को टिकट दिया जाएगा, क्योंकि दोनों की जो फुटिंग है वो खासी स्ट्रॉन्ग है। और लास्ट जो इलेक्शन था 2018 में, उसमें सजाद खान ने भारी मार्जिन से वो जीत रहे थे। फिर बीच में जाहिर बात है जो शेख रशीद का हल्का था वहां से वो विन कर गए। लेकिन अभी 12 जनवरी को फैसला होगा कि सजाद खान कैंडिडेट होंगे नून लीग के। और सर ये बताइएगा कि निसार अली खान साहब की कैंपेन कैसी जा रही है? देखिए, इलेक्शन का तो उस तरह कैंपेन जो है पूरे रावलपिंडी में उस तरह नजर नहीं आ रही, लेकिन हमने खुद प्रैक्टिकली विजिट भी किया, टेक्सला को विजिट किया, चौंतरा चक्री, तो वहां पे चौधरी निसार के लाइक करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। उसकी वजह सिर्फ ये कि चौधरी निसार अब काफी अरसे बाद दोबारा सियासत में इन हो रहे हैं। और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, तो उनकी टेक्सला में ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो टेक्सला में वो खासे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। इस तरह चक्री और चौंतरा के इलाकों में खासे स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं। लेकिन उनके मुकाबले में जो सरवर खान है, क्योंकि सरवर खान ने PTI को खैर बात कह दी और उसके बाद उनकी जो है वो बैकफुट पे चले गए, उस तरह उनको लोग पसंद नहीं करते। चौधरी निसार की कैंपेन की बात की जाए, चौधरी निसार अब सिर्फ मखसूस लोगों के पास जा रहे हैं। शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।